सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स टीम पे। और ये वीडियोज़ आपको टीएम विकिपीडिया पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग अवेल कर सकते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं आज हम लोग वैदिक संस्कृति से। तो चलिए, सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। भारत में जो इतिहास है, हम लोग जो है आर्य के ही वंशज हैं। भारत में आर्यों की पहचान नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है और आर्यों की लिपि का जो है उन्हें भान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था लिपि का, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका नाम संहिता भी है। तो वैदिक साहित्य जो है ये श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसको संहिता के नाम से हम लोग जानते हैं। जर्मन विद्वान हुए हैं मैक्स मुलर। इन्होंने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था, अथवा आल्प्स पर्वत जो है उसके पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया वाला हिस्सा हुआ करता था। यूरेशिया जो पूर्वी हिस्सा है, आल्प्स का पूर्वी, जहाँ कजाकिस्तान है, मंगोलिया है ना, वो वाले हिस्से हैं। भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में कई भाषाई समानता भी पाई जाती है। वहीं अगर बात करें हम लोग तो भारतीय इतिहास में 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता अथवा ऋग्वेदिक वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वैदिक सभ्यता के दो कालखंड हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। वहीं उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अब बात करें हम लोग ऋग्वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक जो समय काल है, समाज है, इसका आधार परिवार था और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। आर्यों का आर्थिक जीवन मूलतः व्यवसाय, कृषि व पशुपालन थे और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो जहाँ नगरीय थी, वहीं हम लोग की वैदिक सभ्यता ग्रामीण हो गई थी। और ग्रामीण सभ्यता जो है परिवार का घोतक होती है। वहीं जब परिवार होगा तो उसमें पितृ का जो है ओहदा सबसे ऊपर होगा और इस कारण से ये पितृसत्तात्मक परिवार था। वेद जो है, वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह को दर्शाता है। इसके संकलनकर्ता जो हैं वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जो थे वे ही वेदों को संकलित किए थे। वेदों का नाम श्रुति भी है, क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य के परंपरा में सुनाए या कंठस्य कराए जाने की परंपरा से संबंधित है। वहीं वेदों की संख्या की बात करें तो ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है और ये सबसे पहला वेद है। तो पहला वेद यजुर्वेद, यह यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है और ये दूसरा वेद है। वहीं तीसरा वेद है सामवेद, जो गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है। अब आगे देखते हैं हम लोग इन चारों वेदों के बारे में देखते हैं। तो ये पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद वैदिक देवताओं की स्तुति से संबंधित है। वहीं यजुर्वेद
यज्ञ के संपादन की विधि से संबंधित है, और सामवेद छंदों के गायन की विधि से संबंधित है, और अथर्ववेद संस्कारों व कर्मकांडों के वर्णन से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक साहित्य के स्रोत की। तो ये ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य दोनों हैं। अब ऋग्वैदिक साहित्य की बात करें तो ये श्रुति यानी दैवित्य उत्पत्ति के कारण है, और वहीं हम लोग उत्तर वैदिक साहित्य की बात करें तो ये स्मृति यानी स्मरण शक्ति पे बेस्ड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे श्रुति यानी देवी उत्पत्ति की। इसके दो हिस्से हैं, पहला है संहिता यानी वेद, दूसरा है ब्राह्मण। वेद ऋग्, साम, यजुर और अथर्व 4 वेद हैं। चारों वेद के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब मैं इसको जूम करूं तो यहाँ देखिए आप लोग, ऋग् स्तुति करने के लिए है, और इसमें 10-17 स्रोत हैं, 10 मंडल हैं, और इसके जो होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। जो इसको संपादित करवाते हैं उसको होत्री कहा जाता है। साम यानी गायन 1549 स्रोत हैं, गोय रचना है, और उद्ग्राती कहते हैं इसके ऋषि मुनि को जो संपादित करवाते हैं यज्ञ को। यजुर वेद जो है इसमें सूत्र है, और 2 भाग हैं इसके, प्राचीन गद्य एवं अर्घ्ययु। वहीं अथर्ववेद जादूटोना से संबंधित है, 2 भाग हैं इसमें, औषधि और अनार्या जो है इससे संबंधित है। ब्राह्मण की बात करें हम लोग तो इसके 3 हिस्से हैं, ब्राह्मण कर्मकांडवाद, अनर्या या रहस्यवाद, उपनिषद यानी तत्व मीमांसा। ब्राह्मण जो है 7 हिस्सों में है, वहीं उपनिषद 12 हिस्सों में बटा हुआ है। स्मृति की बात करें तो ये वेदांग और उपवेद में है। वेदांग 6, वहीं उपवेद 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है, वो इसमें कौन कौन से हैं तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। वहीं उपवेद की बात करें, आयुर यानी औषधि है, शिल्प यानी मूर्ति शिल्प है, गंधर्व यानी संगीत है, और धन्युर यानी योद्धा है। शिक्षा में अगर बात करें हम लोग तो शिक्षा कल्पसूत्र से संबंधित है, और इसमें 3 हिस्से हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र यानी धर्म शास्त्र। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वैदिक साहित्य के स्रोत। वैदिक साहित्य के स्रोत को देखेंगे। वैदिक साहित्य से तात्पर्य चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद से है। उपवेद अत्यंत प्रवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते हैं, इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। यह वह साहित्य है जो मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी श्रुति उनकी दृष्टि की है, उनकी सृष्टि की है, तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा है। इस कारण वैदिक साहित्य को अपौरुष यानी बिना पुरुष के और नित्य कहा गया है। पहले के 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। वहीं अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, जैसे शादी, विवाह, टोना आदि चीज़ें। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इस फिगर में आप लोग देखिएगा कि ये है हम लोग का आर्यों का भारतागमन कैसे हुआ है आर्यों का, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहने का मतलब है ये पृथ्वी का उत्तरी पोल है। वहीं दक्षिणी पोल पे क्या है, अंटार्कटिका है। यहाँ पे रूसिया है, यहाँ पे नॉर्वे है, आदि कंट्री है।
फिर नीचे देखते हैं हम लोग तो यहाँ है यूरोप, यहाँ हिंद यूरोपियन, और यहीं पे है आल्प्स पर्वत, यहाँ कजाकिस्तान है, इधर मंगोलिया है, इधर चाइना है ना, इधर ईरान है ना। तो यहाँ पे इटालियन भी पर्वत है, और यहीं पे है मध्य एशिया, कैस्पियन सागर से लगा हुआ इधर जो कंट्री है वो। यहाँ पूर्वी शाखा में आर्य थे, और यहाँ हैती है, फारसी है, यहाँ बेबीलोन है। तो ये सभी हिस्से हम लोग देख रहे हैं। एशिया में हम लोग ये दिख रहे हैं एशिया। यहाँ पे हम लोग का जापान और चाइना वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ से चल करके आते हैं आर्य, और यहाँ सिंधु का जो क्षेत्र था यानी इंडिया, यहाँ से ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं और अपने आप को इधर स्थापित करते हैं, सिंधु प्रदेश में अपने आप को स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हैती, 1520 ईसा पूर्व में BC में यहाँ पे सभ्यताएं थी। वहीं ओहिनियस ड्रोवेडियन, यहाँ जब हम लोग देखेंगे यूरोपियन कंट्री में, वहीं मियानन 2500 ईसा पूर्व में, और बेबीलोन की सभ्यता 3500 ईसा पूर्व। यहाँ टिग्रिस नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है टिग्रिस नदी, फारस नदी। हिप्पोसोरस असीरियन, यहाँ टिग्रिस नदी थी, ये अरब है। और यहाँ मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता जो सुएज नहर है, इजिप्ट है वहाँ पे। तो ये डायग्राम है, और इसमें अफ्रीका यहाँ दिख रहा है, अफ्रीका ये है, अफ्रीका महादेश। कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। तो आर्यों का मूल निवास जो है आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था, जो वर्तमान में यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहलाता है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, जो वस्तुतः सांस्कृतिक समुदाय का घोतक है। मध्य एशिया यानी यह एशिया बृहद का भू अवरोध लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, जो मंगोलिया है, वहाँ पे हम लोग कजाकिस्तान है, ऐसे कंट्रीज। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्य एशिया की परिभाषा में 5 देशों को शामिल किया है। कौन कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान को शामिल किया है। मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र का नामकरण सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और इन्होंने 1843 में इसका नामकरण किया था। अब थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग आर्यों के विषय में। आर्य कौन थे? आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का ही यही अर्थ लगाया है। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। अतः यह कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित न कर भाषाई समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द मूलतः अरी से निकला है, जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजनबी। आर्य शब्द का अर्थ नवागंतुकों से संबंधित है तथा उच्च कुल से उत्पन्न भी होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों के मूल निवास के बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे बाल गंगाधर कहते हैं कि आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। वहीं विलियम जोन्स कहते हैं कि यूरोप से आए थे, और मैक्स मुलर कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत वाले इलाके से आए थे। वहीं बैंडेनेस्टीन कहते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे। पी गाइल्स कहते हैं कि हंगरी यानी यूरोप से आए थे। वहीं नेरहिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स कहते हैं कि ये लोग दक्षिणी रसिया से आए थे, रूस से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र कहते हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र से आए थे। वहीं यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि आल्प्स पर्वत के पूर्वी हिस्से यानी यूरेशिया के निकट से ये लोग भारत आए थे।
पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। वहीं DS त्रिवेदी कहते हैं कि देविका यानी मुल्तान से आए थे। LD कल कहते हैं कि कश्मीर व हिमालय देश से ये लोग आए थे। वहीं रोड्स कहते हैं कि बैक्टीरिया से आए थे। पेनका व हेट कहते हैं जर्मनी से। मेयर किल ओल्डर्सवर्ड कहते हैं कि पामीर के पठारई वाले इलाके से ये लोग आए थे इंडिया। अधिकांश विद्वानों में प्रोफेसर जो हैं मैक्समूलर के मत को ज़्यादा उचित माना गया है और आर्य मूलतः मध्य एशिया से ही भारत आए थे, ऐसा कहा जाता है।